11 नवंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डिजिटल पेमेंट्स मार्केट, अमेजोन के लिए और ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी बैंक्स को बताया है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप पैन और आधार के साथ लिंकअप कर दीजिए, उसकी एक डेडलाइन भी दी है। सोशल सिक्योरिटी कवर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आईएमएफ का एक रिपोर्ट है मोबाइल मनी अकाउंट्स के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डील। बिग दिवाली सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स मार्केट। एक गुड न्यूज़ है कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो पैसे पे करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेट्स से कि आपको एक बिस्किट का पैकेट खरीदना है एंड आप पैसे पे करते हैं और आप ही वो बिस्किट को कंज्यूम करते हैं, तो आप कस्टमर भी हो गए और कंज्यूमर भी हो गए। अगर एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पर वो बच्चा जो है वो एक चॉकलेट की ज़िद करता है और पेरेंट उस बच्चे को चॉकलेट खरीद देते हैं, तो पेमेंट किसने किया? पेरेंट ने, मदर या फिर फादर ने, तो वो हो गया कस्टमर। लेकिन उस चॉकलेट का कंज्यूमर कौन रहा? बच्चा, राइट? तो ये है एक डिफरेंस। तो कस्टमर्स और कंज्यूमर के लिए एक अच्छी खबर है एज फार एज डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आर कंसर्न्ड, क्योंकि खबर यह है कि गूगल, फेसबुक और अमेजोन ये तीनों मिलकर एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। और टाई अप क्यों करना चाहते हैं? ताकि एक अलग से न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, बेसिकली एक नया डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत में क्रिएट करना चाहते हैं। और ये जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है या फिर ये जो NUE है, ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा NPCI के साथ। तो इवेंचुअली NPCI को अगर एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर मिलेगा तो फ़ायदा किसका होगा? कंज्यूमर एंड कस्टमर्स का। खबर यह है कि गूगल और फेसबुक ने रिलायंस जियो को कांटेक्ट किया पार्टनरशिप को लेकर, और ये तीनों कंपनीज जो हैं वो नई NUE में या फिर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी में लगभग 15 से 20% जितना स्टेक जो है वो रखना चाहते हैं। जब वो इतना स्टेक रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको एक चेयर मिल जाएगी। चेयर इन द सेंस कि जब डिस्कशंस होगी तो ये कंपनीज भी इसमें पार्ट ले पाएगी, ताकि डिजिटल पेमेंट को लेकर कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कोई बदलाव किए जाते हैं, गवर्नेंस का कोई इशू है, ऑपरेशन का कोई टॉपिक है, तो ये सारी डिस्कशंस में इनको एक चेयर मिल जाएगी, इनको एक्सेस मिल जाएगा, तो वो अपनी बात भी रख पाएंगे, राइट? तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी कि NPCI जो हैं ये कुछ बैंक्स के द्वारा, भारत के कुछ बैंक्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जाएगा। 4.6% जितना जो स्टेक है वो बेचने की बात है। और यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको इश्यू करते वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात को भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि एक NUE प्रमोटर जो है ये इंडियन होना चाहिए, और आप ऑल टुगेदर एक फॉर प्रॉफिट, फिलहाल NPCI जो है ये एक NGO की तरह है, नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक फॉर प्रॉफिट NUE भी सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज़ ए ग्रैंड प्लान ऑफ RBI। और जिस प्रकार से ये एक खबर आई है तो लगता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मिलकर एक नया NUE सेटअप करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम ऑन ट्विटर, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन यू कैन सेंड मी मैसेजेस ऑन फेसबुक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज। इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर में भी कर सकते हैं। एंड अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अमेज़ोन के लिए यूरोपियन यूनियन में हो सकते हैं बड़े ट्रबल्स, बड़े इश्यूज़, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है इनके रेगुलेटर, यूरोपियन यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव कमीशन है, ये यूरोपियन यूनियन का टॉप एंटी ट्रस्ट एनफोर्सर है। अब
ट्यूसडे की बात है जब इस रेगुलेटर ने, एंटी ट्रस्ट एनफोर्सर ने एक केस फाइल किया है, राइट, चार्जेस फाइल किए हैं अमेज़ोन के ख़िलाफ़। और इस चार्जेस में मेन चीज़ ये है कि अमेज़ोन के पास डेटा रहता है। देखिए, अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना चाहें तो आप रजिस्टर्ड सेलर बन सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और आप किताब हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। अमेज़ोन आपसे कुछ कमीशन लेगा। अब अमेज़ोन खुद अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर बेचता है। तो क्योंकि अमेज़ोन के पास सारा डेटा है, तो इस डेटा का दुरुपयोग करता है अमेज़ोन और अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचता है, और इसकी वजह से जो मर्चेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको डिसएडवांटेज होता है। तो ये इल्ज़ाम लगाया है यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर ने अमेज़ोन के ऊपर। इसी के साथ साथ ट्रबल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि दूसरी इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, 2 साल पहले ये जो मैटर मैंने अभी आपको समझाया, तो 2 सालों से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और फाइनली एक चार्जेस फाइल किए गए हैं। अब एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी हुई है, और दूसरा इल्ज़ाम जो है वो अमेज़ोन के ऊपर ये है कि अमेज़ोन खुद अपनी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सिस्टम भी, उनका खुद का एक ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क है जिसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो अगर आप अमेज़ोन के लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सामान फटाफट पहुंच जाता है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी लॉजिस्टिकल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। तो यहाँ पर भी अमेज़ोन जानबूझकर ये चीज़ कर रहा है, ऐसी बात सामने आई है और इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं EU कमिश्नर मार्गरेट वेस्टागर, तो उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि अमेज़ोन की साइज़ बड़ी हो गई है, अमेज़ोन एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी हो गई। इसको लेकर यूरोपियन यूनियन चिंतित नहीं है। यूरोपियन यूनियन की चिंता ये है कि अगर आप बड़े होते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जेन्युइन कंपटीशन जो है उसको डिस्टॉर्ट करें। ये भी बताया जाता है कि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो अमेज़ोन को अपना जो वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू है उसका 10%, लगभग $28 बिलियन जो उन्होंने कमाए थे, राइट, बेग पार्डन, ये जो उनका वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू, यस, $28 बिलियन जो उन्होंने कमाए थे, तो उसका 10% उनको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। वैसे अमेज़ोन ने ये बताया है कि ये जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है ये इल्ज़ाम गलत है। फिर बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने सभी बैंक्स को ये कहा है कि बाय 31 मार्च 2021 जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सभी के सभी बैंक अकाउंट्स को आपको आधार और पैन नंबर, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो डेफिनेटली आधार कार्ड तो है ही, आधार नंबर तो है ही, तो इसके साथ लिंकअप करना है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू, ऐसा क्लियरली एक डेडलाइन दी है। और मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि बैंक्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रुपे कार्ड को हम प्रमोट कर सकें। आज हमारे देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर लोग जो हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, काफ़ी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं, एल्डरली सिटीजन्स जो हैं, वो भी एटीएम में ये पेटीएम, बेग पार्डन, एटीएम में अपना जो कार्ड है उसको लेकर कैश विड्रॉ करते हैं। फिर बहुत सारे एल्डरली लोग ऐसे भी, आपने एक एडवर्टीज़मेंट भी देखी होगी, आई एम नॉट श्योर किसकी, गूगल की एडवर्टीज़मेंट है शायद, जिसमें 3 एल्डरली लेडीज़ जो हैं उनकी एडवर्टीज़मेंट है, वो कुछ हेडफोन्स ख़रीदने की बात चल रही है उसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये एड में एल्डरली लेडी को क्यों दिखाया जा रहा है, एल्डरली लेडीज़ को क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल का जो मीन्स जो इस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये इतना ईजी है कि अगर आप टैक्स सेवी नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये है माहौल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब इसका डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि क्यों ना हम रुपे कार्ड को ही प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रुपे कार्ड को प्रमोट करना है। ये हमारे देश का खुद का एक प्लेटफॉर्म है और
जब सारे कार्ड्स, सारे अकाउंट्स को आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंकअप कर देंगे, उनको फीड कर देंगे, उनको सीडेड हो जाएंगे ये अकाउंट्स, तो डुप्लीकेशन और फेक बेनिफिशरीज, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलते हैं, तो ऐसे डुप्लीकेट और फेक बेनिफिशरीज को एलिमिनेट कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि बैंक मर्जर्स से जो हम बड़ी बैंक्स बना रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बैंक्स को हमें ग्लोबल बनाना है और देश में इंडस्ट्री की, इंडिविजुअल्स की, रिटेल की जो भी लोन रिक्वायरमेंट है उनको बड़ी बैंक्स कैटर कर सकें, लेकिन इसी के साथ साथ हमें छोटी बैंक्स भी चाहिए, एनबीएफसीज भी चाहिए, ताकि हम रूरल एरिया को कैटर कर सकें। फिर बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कवर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बारे में। आने वाले 5 सालों में लगभग 25 करोड़ लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको ओल्ड एज पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी एड्स, इसके अलावा दूसरे भी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, इनको कवर किया जाएगा। और यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में गिग वर्कर्स भी शामिल हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं, माइग्रेंट वर्कर्स को भी इसमें कवर किया जाएगा। हमारे देश में लगभग 500 मिलियन जितने वर्कर्स हैं और उसमें से सिर्फ 50 करोड़ यानी कि 10% जितने लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी कवर जो है वो मिलता है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी कवर हैं, ये सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर एक वर्कर को मिलना चाहिए। और इसको लेकर सरकार जो है एक पोर्टल बनाने वाली है। ये पोर्टल आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर तैयार हो जाएगा और इसी पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप इस पोर्टल में जाइए, अपने आप को आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर कर लीजिए। फिर आपकी जो भी स्किल हैं, अगर आप जो भी स्किल्स आपकी हैं वो भी इसमें नोट डाउन की जाएगी। और ये एक पोर्टल जो है ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, सारी चीज़ें इसी पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी। बेनिफिट्स भी आपको इसी पोर्टल के माध्यम से मिल जाएंगे। आपको पता है कि सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड को पास किया और इसी सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत भारत सरकार जो है एक अलग से सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार करेगी और इस फंड के माध्यम से रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी ड्राफ्टिंग हो रही हैं। आने वाले 10-15 दिनों में इसको नोटिफाई किया जाएगा और 45 डेज़ के लिए ये पब्लिक में रहेगा ताकि हम अपने ओपिनियंस और सुझाव जो हैं वो सरकार को दे सकें। डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आईएमएफ का एक रिपोर्ट है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसका रिपोर्ट आया है कि मोबाइल मनी की बात करें, मोबाइल मनी अकाउंट्स। सबसे पहले तो मोबाइल मनी का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं वो या फिर कोई एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप मोबाइल पेमेंट्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ डिफाइंड एज मोबाइल मनी। तो मोबाइल मनी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2015 में 1000 व्यक्ति में से सिर्फ 73 लोग ऐसे थे जो मोबाइल मनी का इस्तेमाल करते थे हमारे देश भारत में। लेकिन 2019 में 1265 लोगों के पास ज़्यादा लोगों ने इसको अपनाया है और इसमें क्वांटम लीप हुआ है, एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन ज़्यादा लोग, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो छोटी हैं, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी वाइज अगर बात करें कि कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अपनाया है। उसके पीछे मेन रीज़न है कि बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, पेटीएम, फ़ोन पे और गूगल पे, और अब अभी हम बात कर रहे थे NPCI, UPI के बारे में। वी आर गोइंग टू गेट न्यू NUEs एज वेल। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। 2016 से 2020 की बात करें तो ये 4 सालों में 55.1% से डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का एक्सपांशन हुआ है हमारे देश में। और दूसरे देशों की बात करें, फॉर एग्जांपल घाना, कंबोडिया जो हैं, तो वहाँ पर 70%, घाना में 70% जितने ट्रांजैक्शंस जो हैं, देश के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मोबाइल मनी से होते हैं। कैम्बोडिया जो है इसमें 90% जितने GDP के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। केन्या में भी काफ़ी मोबाइल मनी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में फ़िलहाल GDP के मुकाबले देखें तो अमाउंट कम है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपांड भी हो गया। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग दिवाली सेल। जय हिंद।